जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का जो कोर का सब्जेक्टिव पेपर होगा ना, उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और ये सभी जो क्वेश्चंस है, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है। हम लोग हवाबाजी क्वेश्चंस कराते ही नहीं है। ये एक तरह से यूँ समझ लो ना, देखो ये सभी प्रश्न PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अब आपको ये बताने की जरूरत मुझे पड़ेगी नहीं कि PYQ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई क्वेश्चंस तो 2 बार 3 बार करके 4 बार करके रिपीटेड हुआ क्वेश्चन। जैसे यही प्रश्न जो है, पहला नंबर का प्रश्न, भले यहाँ पे 35 नंबर लिखा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं बहुत सारे बुक से, बहुत सारे PDF से, कई जगहों से मैं आपके लिए क्वेश्चन उठा कर लाता हूँ और वही क्वेश्चन उठाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत दे, क्वेश्चन पर ध्यान दे, भावार्थ पर ध्यान दे, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रश्न देख लो 2010 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के सिलसिला को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है वो पूरी तरह से साधन संपन्न, एकदम मॉडर्न क्यों थी भाई साहब, ठीक है। तो इस पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है ना। सारा चीज़ें बताना है कि हम लोग कैसे बोलते हैं कि जो सिंधु सभ्यता था वो एक तरह से डेवलप्ड सिटी था, ठीक है, तो उसके बारे में बताना है, ठीक है। अच्छा, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, पर भव्यता का उसमें आडंबर नहीं था, ठीक है, विख्यात नहीं, समझ में आया ना उस टाइम पे। तो ऐसा आखिर क्यों था बताओ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं संपन्न सिंधु सभ्यता के बारे में कि आखिर वो संपन्न कैसे है, फिर हम उस पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। अच्छा, देखो, मोहनजोदड़ो, बहुत जगह पे अलग अलग इसका मीनिंग लिखा हुआ है, पर समझो मोहनजोदड़ो की बात चल रही है, ठीक है। और हड़प्पा दोनों प्राचीन सिंधु सभ्यता के अवशेष थे, अवशेष हैं, ठीक है, थे नहीं, अभी भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास सिंधु सभ्यता है उसके देखा जाए तो एक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों ही एक पार्ट है, ठीक है। और यही इन्हीं के अवशेष हमें मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है। ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में है। तो ये सभी भी ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, तो सब्जेक्टिव को भी लाइटली नहीं लेना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है ताकि ऑब्जेक्टिव भी आपका कवर हो, ठीक है। अच्छा, और हड़प्पा पंजाब प्रांत में, हड़प्पा का है पंजाब प्रांत में, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में, ठीक है। मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे प्राचीन नियोजन शहर है। प्राचीन माने बहुत पुराना बसा हुआ कोई एक शहर है। यह 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ, यानी कि इसका जो विस्तार है ये 200 हेक्टेयर का है, इसका जो क्षेत्रफल है समझ लो 200 हेक्टेयर है, ठीक है। अच्छा, संपूर्ण शहर वास्तुकला के दृष्टि से पूर्ण नियोजित था, यानी कि वास्तुकला, वास्तुकला मैंने जानते हो ना, आई होप यार आप लोग को इतना पता होगा। तो वास्तुकला जो है उससे पूरा नियोजित था। साथ ही साथ वहाँ भवनों, बंद नालियों, देखो बंद नालियों, अभी हम लोग यहाँ पे सीवेज सिस्टम चल रहा है, यानी कि ड्रेन हमारे नालियाँ अंदर से गुजार रहे हैं। पहले हम लोग का नालियाँ खुला होता था, लेकिन देखो ये पुराने टाइम का बात है, जो कि काम हम लोग अभी कर रहे हैं ये पुराने टाइम में हो चुका है। तो इससे पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा संपन्न था ये सभ्यता, ठीक है। विभिन्न वस्तुओं, मकानों के जो अवशेष मिले, यानी कि मॉडिफिकेशन, अब देखो बहुत सारा मकान, गजब मॉडर्न मॉडर्न का मकान मिला वहाँ पे, ठीक है। वे उस काल की अत्यंत विकसित व संपन्न सभ्यता को प्रदर्शित करता है, और इन्हीं कारणों से हमें ये पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता है वो बहुत ही संपन्न थी। चलिए आप थोड़ा सा बात करते हैं आडंबर का अभाव, ठीक है। देखो, अच्छा, विकास व संपन्न सभ्यता होने पर भी, देखो बहुत ज़्यादा विकसित था, ठीक है, पर फिर भी यहाँ के महलों व धर्म तंत्र के प्रतीक, मंदिरों, मूर्तियों आदि में कोई दिखावा नहीं है, कोई भी दिखावटी नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ पर राज व्यवस्था थी, यहाँ पे जबकि राज व्यवस्था भी थी, ठीक है, और धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे, साथ ही साथ धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे, लेकिन उसमें आडंबरों का पूर्ण अभाव था, ठीक है। तो ये था पूरा आंसर आपका इस क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2010-2023 में आया हुआ प्रश्न था, और इसके अंदर में तो कई सारे ऑब्जेक्टिव भी आपको छुपा हुआ आपको देखने को मिला, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लेना है। अच्छा, लेखक के अनुसार किस पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था? लेखक के अनुसार बताना है कि किस पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था और क्यों। तो देखो, लेखक के अनुसार देखा जाए तो भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था, क्योंकि भाई साहब वे सदा स्वस्थ रहते थे, साथ ही साथ वे
निरक्षर थे, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे, साथ ही साथ उनका मन अड़िग रहता था। तो ये सभी रीजन था, ठीक है। तो सबको याद रखिएगा, छोटे छोटे की पॉइंट को याद रखना है आपको, ठीक है। अब चलिए 2023 में आया हुआ फिर से प्रश्न पर बात करते हैं। ये प्रश्न भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। सभी प्रश्न जनरली मैं आपको 19, 20, 23 इस सब से आए हुए प्रश्न सबको मैं आपके लिए उठा उठा कर लाया और जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यह कि बाजार दर्शन, ठीक है, के कितने ग्राहकों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बाजार दर्शन पाठ में निम्नलिखित ग्राहकों की बात हुई है, किस प्रकार से ग्राहक होते हैं उस प्रकार की बात हुई, तो देखो, एक होता है अनावश्यक वस्तुएं खरीदने वाला ग्राहक, एक होता है आवश्यक वस्तुएं खरीदने वाला वाहक ग्राहक, ठीक है, वाहक नहीं ग्राहक, और एक होता है आत्मसंतुष्ट ग्राहक, पूरी तरफ से संतुष्ट होने वाला ग्राहक, और एक टाइप का ग्राहक होता है जो कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ, आत्म असंतुष्ट ग्राहक। तो ये 4 टाइप का होता है, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी इनका व्याख्यान भी करने को बोल दिया जाता है, तो भाई साहब ये सब आप लोग खुद से भी व्याख्यान कर सकते हो। देखो देखो, होता है एक अनावश्यक वस्तु खरीदने वाला ग्राहक, माने क्या होता है, जो बिना मतलब का फोकटिया का वस्तु खरीद रहा है, तो इसको आप लोग अपने से लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, आवश्यक वस्तु खरीदने वाला, जिसको जो जरूरत है बस वही खरीद रहा है, तो इस प्रकार से एक ग्राहक होता है, इसके बारे में आप लोग व्याख्या कर सकते हो। अच्छा, आत्मसंतुष्टि ग्राहक, जो खुद से संतुष्ट हो जाए उस प्रकार, तो इसके बारे में आप लोग टिप्पणी कर सकते हो। और आत्म असंतुष्ट ग्राहक, यानी कि जो कभी भी आत्मा से संतुष्ट ना हो उस प्रकार ग्राहक, तो ये सभी चीजें आप लोग अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी में अगर आप लोग अपने से नहीं लिखते तो क्या बोलूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, पर हमें इससे मतलब नहीं, हमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, सूखे के कारण कैसी स्थिति हो जाती है, काले मेघा पानीदे के आधार पर बताइए। काले मेघा पानीदे है, ये जो है इसके आधार पर आपको बताना है कि सूखे की स्थिति पर भाई साहब देखा जाए तो कैसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो देखो, लेखक ने बताया कि उन दिनों भीषण गर्मी से लोग जल भुनकर त्राहिमाम कर रहे थे। भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी था उन दिनों, जिस कारण से भाई साहब लोग गर्मी से पूरा भयावह थे, ठीक है, एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। जेठ का दशहरा बीतने तथा आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीतने के बाद कुएं सूखने लगे हैं। भाई साहब कुएं पूरा सूखने लगे हैं, तथा नालों में बहुत कम नलों में बहुत कम तथा गर्म पानी आता है। भाई साहब इतना ज़्यादा, आपको भी पता, घर में टंकी वगैरह हो गया, फिर धूप में बाल्टी खाली रख दो, देखना पानी पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नलों में गर्म पानी लगता है, खेतों की जुताई नहीं हो पाती और मिट्टी सूखकर पत्थर बन जाता है। इतना ज़्यादा वो सूख जाता है, आप लोग को पता है और गर्मी के दिनों में कैसा होता है, तो वो क्या होता है, पूरा सूखकर पत्थर बन जाता है और पपड़ी फटकर दरार बन जाती है, पपड़ी उगड़ने लगता है, जमीन फटने लगता है, दरार बनने लगते हैं, लोग लू से रास्ते में गिरने लगते हैं। भाई साहब पता है आपको, लू की लहर चलती है गर्मी के दिनों में, ठीक है। तथा देखा जाए तो डोर डंडर प्यासे मर जाते हैं। तो भाई साहब बहुत ही तरह का दिक्कत होता है। तो ये सारा चीजें था पाठ के आधार पर, काले मेघा पानीदे के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, ढोलक की आवाज का पूरे गाँव पर क्या असर पड़ता था। तो ढोलक की आवाज पर गाँव पर क्या असर पड़ता था, वही बताना है, ठीक है। तो देखो, महामारी की विभीषिका झेल रहे गाँव, महामारी की विभीषिका झेल रहे। अच्छा, महामारी क्या होता है बताओ ना, तो महामारी के बारे में किसको आइडिया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, कोरोना क्या था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। महामारी की विभीषिका झेल रहे गांव में जब रात भर लुट्टन पहलवान की ढोलक बजती थी, तो औषधि उपचार पत्थर विहित प्राणियों में आपके पास संजीवनी शक्ति बढ़ती थी, यानी कि उनके अंदर में एक इच्छा जाग जाती थी, उनके अंदर में संजीवनी, मैंने बताया ना कि बीमारी को ठीक करने वाला औषधि, उस प्रकार से उनके अंदर में भर जाती थी, ठीक है। वह आवाज बूढ़े बच्चे जवानों की स्पंदन शून्य स्नानुओं में बिजली भर देते थे। स्पंदन शून्य स्पंदन होता है दिल का धड़कना, उसको क्या कर देते थे, उसमें एकदम बिजली पैदा कर देती थी। साथ ही साथ देखा जाए तो दंगल के दृश्य साकार कर देती थी, दंगल का दृश्य जो था वो साकार कर देता था। साथ ही साथ देखा जाए तो वह आवाज गाँव वालों को मृत्यु भय से मुक्त कर देते थे, मृत्यु के भय से मुक्त कर देते थे, यानी कि साथ साथ जो ढोल का आवाज था उससे जो मृत्यु का डर था महामारी के कारण, उसको वो दूर कर देता था। नेक्स्ट जो आपके पास इसी का एक पार्ट है, ग नंबर का, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की परिकल्पना कैसी थी। तो भाई साहब डॉक्टर अंबेडकर था, जो थे उनके आदर्श समाज की परिकल्पना से रिलेटेड एक प्रश्न है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व माने भाईचारा, ठीक है, पर आधारित समाज
समाज ही लेखक का आदर्श समाज था। यानी कि वो किस प्रकार का आदर्श समाज चाहते थे, किस प्रकार का आदर्श समाज उनके आधार पर था, जो स्वतंत्रता हो, साथ ही साथ समानता का अधिकार, समानता हो सभी में, ठीक है, किसी में ऐसा नीच भेदभाव ना हो, साथ ही साथ भ्रातृत्व यानी कि उस सभी में भाईचारा हो। तो इसी को उन्होंने क्या कहा जाता है कि एक आदर्श समाज कहा था। ठीक है, समाज के बहुविध हितों में सबका भाग तथा सभी की रक्षा के प्रति सजगता को लेकर भाईचारा मानता है। ठीक है ना, और भाईचारा का ही दूसरा नाम लोकतंत्र है, और भाईचारा का ही दूसरे नाम को लोकतंत्र कहा था उन्होंने। ठीक है, अच्छा, लेखक के अनुसार लोकतंत्र केवल शासन पद्धति नहीं, ऐसा नहीं कि लोकतंत्र शासन पद्धति है, सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि जो आपके पास लोकतंत्र है वो क्या है, आपके पास देखा जाए तो ये बेसिकली ये शासन पद्धति नहीं, ये सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। ठीक है, तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा, उनमें आवश्यक है कि भाई साहब सभी में ये चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखें, तभी आपका एक आदर्श समाज बनेगा, आदर्श स्वतंत्रता समझ लो एक प्रकार से। ठीक है ना, आदर्श समाज होगा। ठीक है, चलिए, अच्छा चलिए 2 नंबर का प्रश्न आया। इस टाइप का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निर्ला अथवा फणीश्वरनाथ रेणु की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखे। तो आपके लिए ये क्वेश्चन हो सकता है सूर्यकांत त्रिपाठी निर्ला जगह पे किसी दूसरे कवि या लेखक का नाम दे दें। ठीक है, तो वो चीज़ों का आपको सजग रहना है। ठीक है, सारों चीज़ों का जितने भी लेखक है सबका नाम आपको पास एकदम नाक में याद होना चाहिए। मैं बोलोगे सर नाक में क्यों, दिमाग में क्यों नहीं, तो दिमाग से मुंह में आने में समय लगता है पर नाक से यहाँ आने में समय नहीं लगता है, जोक सपाट। ठीक है, पर मेरा बात समझे ना आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला की अगर बात करो तो परिमल हो गया, एक अनामिका हो गया। अच्छा, फणीश्वर नाथ रेणु की अगर बात करो तो हो जाएगा मेला आंचल हो गया, साथ साथ देखा है तो आदिम रात्रि की महक। तो इस टाइप का उन्होंने रचना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जूझ कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या सीख दिया। अच्छा, जूझ से याद आया, मैंने आज आपका देखा जाए तो जो आपका वितान वाला जो बुक था वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया था, जितने भी उससे ऑब्जेक्टिव बन सकते थे मैंने सभी करा दिया है। तो वो वीडियो आज नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, वो भी कोर का ही था। ठीक है, इलेक्टिव का भी वीडियो आएगा, पर पहले कोर का एग्जामिनेशन में पहले कोर ले रहा हूँ। ठीक है, और ये सभी सब्जेक्टिव भी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं लेटर वगैरह भी आपको दे दूंगा, इंपॉर्टेंट लेना आपके पास। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है बेसिकली जूझ कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या सीख दी, तो ये 2009, 10 और 18 में आया हुआ प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न जनरली आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों, और ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। जूझ का अर्थ होता है युद्ध की लड़ाई। जूझ का मतलब क्या होता है, युद्ध की लड़ाई। जूझ का मतलब होता है ना संघर्ष। ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया आज बताया था, ऑप्शन था, ऑप्शन में एक था संघर्ष, और यही मीनिंग होता है जूझ का। पूछा था कि जूझ का अर्थ क्या होता है, जूझ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन ए में था संघर्ष। तो वही हम लोगों ने करेक्ट भी किया था। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति या समस्याओं से जूझता है, जब कोई व्यक्ति कुछ इस प्रकार से परिस्थिति आती है या फिर कई प्रकार के विषम परिस्थिति होता है या समस्या होती है, तो उसमें क्या करता है, वो जूझता है। तो उस समय या परिस्थिति से उसकी एक प्रकार की लड़ाई होती है। तो उस समय जो होता है जनरली वो समय के साथ लड़ता है, या परिस्थिति के साथ उस प्रतिशत उस टाइम पे वो लड़ता है। ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो उस समय, अच्छा यहाँ तक तो हो गया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ही हम लोग जूझ कहते हैं। यानी कि सीधा सीधी में एक आपको शॉर्ट करके समझा देता हूँ कि देखो, मनुष्य के ज़िंदगी में, मनुष्य क्या किसी भी जीव के ज़िंदगी में बात बताता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि जानवरों में नहीं होता है। जिंदगी में कुछ ऐसा ना ऐसा समय जरूर आता है, कोई ऐसा ना ऐसी विषम परिस्थितियाँ आती है जब आपको समय के साथ उस परिस्थिति के साथ लड़ना होता है। ठीक है, और उस लड़ने के लिए जो आप लोग करते हो वही आपका जूझ होता है। ठीक है, जूझना, ठीक है, संघर्ष करना, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जीवन संघर्ष की सीख दी है। जीवन में संघर्ष जो होता है उसकी सीख दी हुई है। ठीक है, मानव अपने जीवन में सदैव परिस्थितियों व समस्याओं से जूझता रहता है। ये भी बात सही है, ये चीज़ें उन्होंने कहा है। अच्छा, और एक प्रश्न है इसी का अथवा है कि देखो, डायरी के पन्ने पाठ से लिया गया है। पाठ के आधार पर बताइए कि अब महिलाओं की स्थिति में किस तरह का बदलाव आ रहा है। ये 2010 में है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस बार आ जाए। ठीक है, तो डायरी के पन्ने के अनुसार, इस पाठ के अनुसार आपको बताना है कि महिला की स्थिति पहले के अनुसार अभी किस प्रकार से ठीक हो रही है। ठीक है, तो देखो आपके पास देखा जाए तो 13 जून 1944 की डायरी में एन के विश्वास व्यक्त किया है, एनके ने विश्वास व्यक्त किया है कि भविष्य में औरतें ज़्यादा सम्मान की
हकदार बनेगी, ज़्यादा सम्मान की हकदार बनेगी। जाहिर सी बात है, अब लड़की भी, हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। अब स्त्रियों में अपने अस्तित्व को समझा है, अब जाके स्त्रियों ने अपने अस्तित्व को समझा है। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, बोल दिया तो स्त्री एकदम बुलाता है ना, एकदम गाय जैसा करते थे, पर अब ऐसा नहीं। अब बोल के देखो, समझ रहे हो ना आप लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वे अन्याय सहन नहीं करती है। अब पहले जैसा नहीं है कि भाई साहब मार दिया पीट दिया, ऐसा नहीं होता। अब लड़ना जानती है बेटियां, ठीक है। अब जागरूक हो गई साथ ही साथ। तो ये सभी चीज़ें थी, छोटे छोटे पॉइंट थे जो कि मैंने लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ, पहले से लिखा हुआ था, और ये अच्छा से लिखा हुआ था, इसलिए मैंने ये लाया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों ने क्वेश्चंस को कवर कर लिया। आई होप वीडियो आपको पसंद है, पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने जितने भी छोटे भाई बहन है, जो भी चाहे पॉलिटेक्निक क्लास 10th या तो फिर आपके पास क्लास 8 में हो, 9th में हो, शायद साथ ही साथ अगर बात करूँ तो आपके पास आकांक्षा पोटी हो गया, आकांक्षा आपके पास CMS का एग्जाम हो गया, NMS का एग्जाम हो गया, किसी भी तरह की आपको तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब तो आपका पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर का भी इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से अपने अगर भाई बहन हैं, अगर कोई दोस्ती आ रही है तो उसको जाके बोल सकते हो, ताकि हमें भी कुछ मिले, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं तो आपको भी पता है कि हम लोग का भी एक स्वार्थ है कि कुछ अगर हो जाए तो क्या हो जाए, आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट जरूर कीजिएगा।